तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ऊष्मा इंजन की। तो आइए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऊष्मा इंजन क्या होता है। तो लाल मेरा ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है या कहो इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें हम लोग करते क्या हैं, ये जो ऊष्मा है, ऊष्मा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ऊष्मा को डियर हम क्या करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। अब चाहे वो ऊष्मा तुम्हारी डीजल से ली गई हो या फिर कहो पेट्रोल से ली गई हो या फिर बच्चा कहो वो ऊष्मा पानी से ली गई हो। भाई अगर यहां पर हम कहेंगे पानी लेंगे तो पानी के रूप में जो हमारा कार्यकारी पदार्थ बनेगा वो कौन काम करेगा बच्चा, उसकी जो भाप होगी वो काम करेगी। और जबकि अगर जैसे डीजल और पेट्रोल ले लो जा करके आप, तो डीजल पेट्रोल में जो कार्यकारी पदार्थ वर्क करेगा तो डीजल की वाष्प वर्क करेगी और साथ में कुछ एयर का जो भाग होगा वो कार्यकारी पदार्थ का काम करेगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं चाहे कोयले के द्वारा ऊष्मा ली गई हो, कुल मिला के इन सभी ऊष्माओं को हमें बदलना किस में है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है। और जब यांत्रिक ऊर्जा में बच्चा बदलेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितनी हमारी बिजली वगैरह जो कुछ जितना बनता है, आप देख रहे हो क्या होता है कि बिजली बन रही है या कोयले की आपूर्ति के कारण बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पा रही है, तो इसका मतलब पहले यांत्रिक ऊर्जा में बदलेंगे हम उसको, किसको, ऊष्मा को। भाई कोयले के द्वारा ऊष्मा और फिर उसको यांत्रिक ऊर्जा बदले और फिर उससे क्या करेंगे, हम अपनी जो हमारे मोटर वगैरह हैं बड़े बड़े रखे उनको घुमाएंगे, घुमा के तभी तो हम बिजली उत्पन्न कर पाएंगे बच्चा। तो हम जानते हैं जैसा कि 80% जो हमारी विद्युत ऊर्जा आती है ये किससे, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में बदल करके फिर इसको जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पर जब ऊष्मा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं तो बदलने के लिए विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। भाई विभिन्न चरणों से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। भाई उसके लिए हमें स्रोत की जरूरत पड़ेगी, कुछ न कुछ स्रोत होना चाहिए। और स्रोत के बाद में क्या होना चाहिए, हमें कार्यकारी पदार्थ, जहां पर हम कहेंगे उसका दहन वगैरह करेंगे, या सीधे कहो बच्चा कार्यकारी पदार्थ, और उसके बाद में सिंक वगैरह, इन सब की क्या पड़ेगी जरूरत। तो आपने देखा ये जो 2-3-4 चरण आपके बन रहे हैं, इसका मतलब इन सभी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इन सभी प्रोसेस से अगर गुजरोगे तो बच्चा ये एक प्रकार की क्या हो गई, साइकिल हो गई। क्या हो गई, साइकिल हो गई। तो इस प्रकार से डियर हम यह भी तो कह सकते हैं, क्या कहेंगे कि चाहे इस प्रकार परिभाषित करो क्या, कि ये जो हमारा ऊष्मा इंजन है ये एक चक्रीय युक्ति है। ये डियर क्या है, एक चक्रीय युक्ति है जो ऊष्मा को क्या करती है, ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित करती है। तो बच्चा इस प्रकार हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति जो ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में अविरत रूप से क्या करती है, अविरत रूप से रूपांतरण करती है। क्या बच्चा करती है, अविरत रूप से रूपांतरण करती है। क्या कहलाता है, ऊष्मा इंजन कहलाता है। अब बच्चा अविरत शब्द का क्या मतलब है, अविरत का मतलब वो काम कंटिन्यू हो, मतलब लगातार, ये नहीं रुक गया, बार बार रुक गया, वो रुके तभी जब तुम रोकना चाहो, नहीं तो बराबर वर्क करता रहे। तो अविरत का मतलब क्या, लगातार वह प्रोसेस चलता रहे। ठीक है बच्चा, अब इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करते हैं ताकि ये आपको 2 मिनट में लर्न हो जाए, समझ आ जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए देखो बच्चा, हम आपको समझाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। जैसे कि सोचो ये हमारा क्या है, थोड़ी देर के लिए ये एक चैम्बर मान लो, और इस चैम्बर में बच्चा ऐसा मान लो कि ये आपका पिस्टन लगा हुआ है। ये डियर आपका क्या लगा हुआ है, पिस्टन लगा है। और ये थोड़ी देर के लिए समझो ये हमने बेटा सोर्स यहां पर लगा रखा है, ये सोर्स है आपका, मतलब स्रोत है। अब स्रोत के रूप में हम यहां बेटा क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए पेट्रोल दे रहे हैं, पेट्रोल इंजन को ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ये यहां से पेट्रोल आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे बढ़ाओ, ये यहां से गिराओ, इसमें चैम्बर में गिराओ। ये हमने कहा यहां से पेट्रोल आ रहा है, और एक पंप है, पंप के थ्रू ये जो है पंप किया जा रहा है इसमें। और तो यहां पर एक काम करो, थोड़ी देर के लिए ये बच्चा अपना क्या हो गया, ये तो लाल अपना स्रोत हो गया, ठीक है,
ये हमने कहा स्रोत आ रहा है स्रोत के रूप में, और इसको डियर थोड़ी देर के लिए कार्यकारी पदार्थ मान लो। क्या मान लो? कार्यकारी पदार्थ। और यहां पर एक छेद कर दो और इसको थोड़ी देर के लिए आप क्या करो? सिंक मान लो। क्या बच्चा मान लो? इसको थोड़ी देर के लिए डियर सिंक मान लो, ताकि ये बेहतर आपको समझ आ जाए। अब देखो यहां से जैसे ही पंप करेगा, पंप किसको? पेट्रोल को, तो पेट्रोल इसमें गिरेगा, ठीक है। और यहां पर बच्चा स्पार्क प्लग से जो है चिंगारियां भी हमने कहा थोड़ी देर के लिए यहां पर आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे पेट्रोल इसमें गिरेगा चैम्बर में, तुरंत स्पार्क प्लग से इसमें क्या होगी? एक चिंगारी जाएगी और एकदम अंदर झम से आवाज मीन्स होगी। क्या होगी? यानी कि आग लग जाएगी तो झम से आवाज होगी। जब बच्चा आग लग जाएगा तो अंदर सब क्या होगा? धुआं धुआं होगा। अंदर डियर क्या होगा? धुआं धुआं, यानी कि हम कहेंगे डिफरेंट टाइप की इसमें गैसें उत्पन्न हो जाएंगी। और ये गैसें क्या? एक प्रेशर क्रिएट करेंगी। बेटा क्या क्रिएट करेंगी? यहां से एक प्रेशर। तो जब प्रेशर क्रिएट करेंगी तो ये पिस्टन तुरंत झम से कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। और यहां पर हमने क्या बच्चा? एक छेद कर रखा है, हमने इसको सिंक का नाम दे दिया थोड़ी देर के लिए। अब जब पिस्टन ये गैसें बनेगी तो पिस्टन फटाक से कहां बेटा जाएगा? ऊपर जाएगा। पिस्टन धीरे धीरे कहां गया? यहां आ गया। अब ये जितना अंदर गैसें बनी थी ये थोड़ी देर के लिए क्या होंगी? जब पिस्टन यहां आएगा तो पिस्टन को फिर से डाउन होना है, तो डाउन होने के लिए जब ये यहां पहुंच गया पिस्टन, तो ये गैसें बच्चा क्या होंगी? रिलीज होंगी। और उसके बाद में पिस्टन क्या होगा? फिर फटाक से गिर जाएगा। तो ये प्रोसेस फटाफट चलता रहेगा। पिस्टन धड़ाधड़ ऊपर नीचे होता रहेगा। और जब होता रहेगा तो यहां पर एक घिरनी वगैरह लगा दीजिए, ठीक है, लगी रहती है जो बराबर घूमती रहती है और काम हमारा होता रहता है। अब जब वो घिरनी घूमेगी तो फटाफट इंजन के व्हील वगैरह अंदर जो है वो बच्चा तुम्हें लगेंगे वो सब घूम रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ही प्रोसेस यहां पर आपको दिखाया जाता है। तो बच्चा सबसे पहले तो आपने देखा यहां पर क्या है? स्रोत है। और डियर स्रोत के बाद फिर क्या है? कार्यकारी पदार्थ है। और फिर क्या लगी है? सिंक लगी हुई है, ठीक है बच्चा। क्या लगी हुई है? सिंक लगी हुई है। तो अब आप देखेंगे एक प्रकार का ये 1 2 3 चरण हो गए। तो ये एक प्रकार की कैसा साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो इस आधार पर बच्चा हम क्या कहेंगे? अभी हमने आपको समझाया था कि कोई भी ऐसी चक्रीय युक्ति, कोई भी ऐसी चक्रीय, क्योंकि यहां पर देखिए 2-3 चरणों में काम किया गया, जो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में, जो ऊष्मा का बच्चा क्या करे? यांत्रिक ऊर्जा में अविरत रूप से रूपांतरण करती है। अविरत का हमने अभी कहा था, अविरत रूप से रूपांतरण मतलब वो काम लगातार करती रहे। तो अविरत रूप से रूपांतरण करती है डियर, क्या कहलाता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। क्या बच्चा मेरा कहलाता है? ऊष्मा इंजन कहलाता है। अब अगर हम बात करें तो अभी आपने देखा कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो ऊष्मा इंजन के केवल 3 पार्ट होते हैं। एक तो स्रोत, दूसरा कार्यकारी पदार्थ और तीसरा बच्चा मेरा क्या होता है? सिंक होता है। तो देखिए वही हमने लिख रखे हैं, पहला बेटा स्रोत, फिर सिंक और उसके बाद में तीसरा क्या है? कार्यकारी पदार्थ होता है। अब बच्चा ये जो स्रोत है ये क्या होता है? तो अत्यधिक उच्च ताप T1 पर स्थित गर्म वस्तु, मतलब अत्यधिक उच्च ताप, जिसका ताप बच्चा क्या हो? उच्च हो। तो अत्यधिक उच्च ताप पर T1 या T1 ले लो, अत्यधिक उच्च ताप T1 पर स्थित कौन सी गर्म वस्तु? जो निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है, जो निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है। समझने के लिए हमने इधर देखो बना ही रखा है आपको समझाने के लिए। अब आप देखिए यहां से सोर्स के रूप में कौन? पेट्रोल, जो निरंतर ऊपर से आ रहा है और इसमें ये पंप किया जा रहा है, ठीक है। तो क्या बच्चा? जो निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है। और जब यहां पर ये गिरता है तो अंदर क्या आग लगती है, एक प्रकार की ऊष्मा अंदर जनरेट होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है बच्चा, क्या कहलाती है? स्रोत कहलाती है। तो एक बार हम पुनः देख लेंगे। क्या हमने कहा कि अधिक उच्च ताप T1 पर स्थित वह गर्म वस्तु होती है जो निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती है डियर, क्या कहलाती है? स्रोत कहलाती है। लाल क्या कहलाती है? स्रोत कहलाती है। उसके बाद में हम देखेंगे सिंक। सिंक क्या होता है? तो निम्न ताप T2 पर स्थित
ठंडी वस्तु, ये क्या होती है? निम्न ताप T2 पर स्थित वह ठंडी वस्तु होती है जिसे कितनी भी परित्याग की गई ऊष्मा दी जा सके, बच्चा क्या कहलाता है? सिंक कहलाता है। तो हमने क्या कहा डियर? सिंक क्या होता है? ये निम्न ताप T2 पर स्थित ठंडी वस्तु जिसे परित्याग की गई कितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा दी जा सके, क्या कहलाता है? सिंक कहलाता है। फिर डियर सिंक के बाद आप देखेंगे तीसरा है हमारा कार्यकारी पदार्थ। तो कार्यकारी पदार्थ क्या होता है? तो कार्यकारी पदार्थ वह पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करता है। ऐसा पदार्थ जो अब आप देख रहे थे स्रोत से, यहां पर क्या इसका ऊष्मा का बच्चा, ये जो ऊपर से पेट्रोल आ रहा है इसका क्या कर रहा है? दहन कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे? ऐसा भाग जो कार्यकारी पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मा को क्या करता है? लेता है। तो डियर यहां देखिए, वह पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करता है, यानी कि ग्रहण करता है, और फिर क्या करता है? अब उस ऊष्मा के कुछ भाग को बच्चा वो यांत्रिक कार्य में बदल देता है तथा शेष भाग जो है सिंक को परित्याग कर देता है। कुछ को कार्य में बदलता है, बचे हुए भाग को क्या करता है? सिंक को परित्याग कर देता है। डियर क्या कहलाता है? कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। अब देखिए, अब अभी हमने बताया था कि भाप इंजन में बच्चा क्या मिलेगा? अभी हमने बताया था कि अगर भाप इंजन है तो भाप इंजन में जल की भाप कार्यकारी पदार्थ के रूप में भाप इंजन में बच्चा क्या? जल की भाप काम आती है। जबकि डीजल इंजन में, किसमें? डीजल इंजन में जो है डीजल की वाष्प और हमने कहा था कि वायु यानी कि एयर का मिक्सचर यानी कि वायु का मिश्रण कार्यकारी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो बच्चा एक बार पुनः, भाप इंजन में हम लोग क्या प्रयुक्त करते हैं कार्यकारी पदार्थ के रूप में? तो बच्चा जल की भाप, जबकि डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण कार्यकारी पदार्थ के रूप में कार्य करता है। अब हम मान लेते हैं क्या कि माना एक ऊष्मा इंजन का कार्यकारी पदार्थ स्रोत से T1 ताप पर Q1 ऊष्मा लेता है। हमने क्या माना कि T1 ताप पर ये कितनी बच्चा इससे ऊष्मा लेता है? स्रोत से Q1 ऊष्मा लेता है, और या कहो Q1 ऊष्मा अवशोषित करता है, ग्रहण करता है, अब्जॉर्ब करता है, कुछ भी कहो, और इसका कुछ भाग जो है वह यांत्रिक कार्य W में बदलता है। इसने क्या किया? T1 ताप पर हमने मान लिया Q1 ऊष्मा ली। बच्चा क्या ताप कितना था? T1, उस पर ऊष्मा इसने डियर कितनी ली? Q1 ली, और Q1 का क्या किया? कुछ यांत्रिक कार्य W में परिवर्तित कर देता है, और शेष जो बचा हुआ है वो क्या करता है? T2 ताप पर सिंक को Q2 ऊष्मा जो बची वो क्या कर देता है? वापस कर देता है, यानी कि परित्याग कर देता है, तथा पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो मतलब जहां से गया फिर वहीं आ गया, यानी कि ये पूरी एक साइकिल हो गई। तो एक साइकिल में बच्चा जो परिणामी ऊष्मा होगी वो डियर होगी कितनी? तो हम कहेंगे इस प्रकार कि वो परिणामी ऊष्मा dQ बराबर डियर कितनी होगी? ये तुम्हारी होगी, इसने ली कितनी? Q1 ली, और ये इधर कितनी है? Q2। तो बच्चा ये क्या हो जाएगा? Q1 माइनस Q2। तो डियर ये क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। ये डियर क्या हो गया? Q1 माइनस Q2। तो dQ बराबर ये डियर क्या आया? Q1 माइनस Q2 आया। लेकिन आप देख रहे हैं कि कार्यकारी पदार्थ अपनी पुनः उसी अवस्था में वापस लौट आया। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा जो है वो कितनी होगी? उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ आंतरिक ऊर्जा में। तो जब आंतरिक ऊर्जा में बच्चा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि du बराबर बेटा क्या हो जाएगा? जीरो। du क्या होगा? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन du क्या रहेगा? जीरो। यहां पर चाहो तो बढ़ा देना। क्या कार्यकारी पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः लौट आता है, अतः उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए du आंतरिक ऊर्जा du बराबर बेटा क्या होगा? जीरो होगा। तो जब जीरो होगा तब हम कहेंगे तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, तो बच्चा प्रथम नियम ऊष्मागतिकी का क्या था कि अगर हम किसी युक्ति को, या हम कहो कि जब हम किसी वस्तु को Q ऊष्मा देंगे, Q ऊष्मा हमने कहा बच्चा कितनी?
क्यू ऊष्मा देंगे। तो यहां पर हमने कहा बच्चा, हमने क्या दिया, डी क्यू ऊष्मा दी, ठीक है, डी क्यू ऊष्मा देंगे तो वो उसका क्या करेगा, कुछ तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू और बाकी का डी आर क्या कर डालेगा, कार्य डब्लू करता है, बाकी का क्या करता है, कार्य डब्लू। लेकिन आप यहां पर देख रहे हैं आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि डी यू बेटा क्या है, 0 है। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, इस कंडीशन में बेटा हम कहेंगे कि ये जो डी क्यू बराबर होगा, ये डी यू तो यहां से 0 है, तो डी यू प्लस बेटा क्या कहेंगे, डब्लू, डी क्यू बराबर क्या डी आर कहेंगे, डी यू प्लस डब्लू, ठीक है। तो यहां पर डी यू हमें कितना बच्चा रखना था, 0, क्योंकि डी यू क्या है, 0। तो यहां से हम बच्चा क्या कहेंगे, डी क्यू बराबर डी यू हो गया 0 और प्लस क्या हो गया, डब्लू। तो इस कंडीशन में आप देखेंगे हम कहेंगे डी क्यू बराबर डी आर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, डी क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा। अब आप इसके बाद में देखिए यहां से हम लोग क्या लाए थे, डी क्यू बराबर Q1 माइनस Q2, इसको बेटा चाहो समीकरण क्या बना दो, 1 बना दो, और यहां से हम क्या कह देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी कि समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या करो, डी क्यू बराबर हम क्या रख देंगे, डब्लू रख देंगे। तो बच्चा इसी को हम क्या कहेंगे, किया गया कार्य। आप देखेंगे क्या आ गया, हमारा निकल के आ गया जो हमने फिगर में पहले से शो कर रखा है, क्योंकि डी क्यू की जगह डब्लू आ गया, और क्या आ गया भाई, डी क्यू की जगह हमने बच्चा क्या रख दिया, डब्लू रख दिया। कहां पर रख दिया, समीकरण आप 1 में देखिए, डी क्यू की जगह हो गया डब्लू और Q1 माइनस Q2 तो हमारा पहले से था। तो बच्चा इस प्रकार हम क्या लाए, डब्लू बराबर हम क्या कहेंगे, Q1 माइनस क्या कहेंगे, Q2। यह आया बच्चा हमारा किया गया कार्य, डब्लू बराबर Q1 माइनस Q2। अब हम इसकी देखेंगे ऊष्मा इंजन की बच्चा दक्षता। क्या देखेंगे, ऊष्मा इंजन की दक्षता। तो बच्चा ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है उसे हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करते हैं कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्रति चक्र किया गया कार्य। क्या हमने कहा कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्रति चक्र किया गया यांत्रिक कार्य W तथा कार्यकारी पदार्थ द्वारा प्रति चक्र स्रोत से ली गई ऊष्मा। तो हमने कहा बच्चा किस रूप में इसे परिभाषित करते हैं कि किसी कार्यकारी पदार्थ द्वारा किया गया यांत्रिक कार्य। तो डियर अगर आप देखिए तो हम लोगों ने कितना किया है यांत्रिक कार्य, डियर क्या किया है, W किया है, तथा उससे स्रोत द्वारा प्रति चक्र ली गई ऊष्मा। तो तुम देख रहे हो स्रोत से कितनी ऊष्मा ले रहा है, Q1 ऊष्मा ले रहा है। तो बच्चा W बटे ये क्या हो गया, Q1, और ये क्या होती है, दक्षता ईटा के बराबर होती है। ये बच्चा क्या होती है, दक्षता ईटा के क्या होती है, बराबर होती है। तो इस और इसकी जो डेफिनेशन है बच्चा वो हम लगा देंगे इसी में। तो यहां से देखो इस प्रकार डियर हम क्या कहेंगे, यही बना ईटा बराबर, लेकिन W बराबर कितना है, Q1 माइनस Q2। तो डियर ये क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 और बटे बच्चा उससे स्रोत से ऊष्मा कितनी, Q1 ले रहा था, यहाँ Q1 करो, बटे डियर क्या हो गया, Q1। तो ईटा बराबर हम लोग इस प्रकार क्या लेके आए, Q1 माइनस Q2 और बटे डियर क्या चल रहा है, Q1। और इसको अगर और आगे बढ़ाना चाहो तो हम लोग इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं। अब देखो इसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं ईटा बराबर देखो इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q1 बटा Q1 और फिर माइनस Q2 बटे डियर क्या लिख सकते हैं, Q2 बटा Q1 मर गया। तो ईटा बराबर यहां से हम क्या कहेंगे, 1 माइनस Q2 बटे डियर क्या कहेंगे, Q1। ईटा बराबर क्या आया, ईटा बराबर आया 1 माइनस Q2 बटे Q1। और अगर प्रतिशत में लिखना है बच्चा, किसमें, ईटा परसेंटेज में लिखना है, तो ईटा अगर हमें परसेंटेज में भाई लिखना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे दोनों पक्षों में। बच्चा किसमें, 100 से गुणा करा देंगे। तो ईटा प्रतिशत बराबर तो यही 1 माइनस Q2 बटे Q1 गुणे क्या बन जाएगा, 100 बन जाएगा। तो ये हमारी दक्षता किसमें, परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में निकालने को कह रहा है तो 100 से क्या करा देना बच्चा, गुणा करा देना। ठीक है बच्चा, तो ये हमारा था ऊष्मा इंजन। तो एक बार हम पुनः देख लेते हैं। क्या हमने कहा, कोई भी ऐसी चक्री युक्ति जो ऊष्मा का यांत्रिक कार्य में अविरत रूप से क्या करती है, रूपांतरण करती है, परिवर्तन करती है, बदलती है, कुछ भी कहो, क्या कहलाती है, ऊष्मा इंजन कहलाती है। इसके मुख्य कितने भाग बेटा, 3 भाग होते हैं, स्रोत, सिंक और कार्यकारी पदार्थ। स्रोत में क्या होता है, ये उच्च ताप T1 पर स्थित गर्म वस्तु जो निरंतर ऊष्मीय ऊर्जा प्रदान करती रहती है, स्रोत कहलाती है। और ये निम्न ताप पर स्थित ठंडी वस्तु जिससे परित्याग की गई कितनी भी ऊष्मीय ऊर्जा दी जा सके, सिंक कहलाती है। फिर कार्यकारी पदार्थ, हम ऐसा पदार्थ जो स्रोत से ऊष्मीय ऊर्जा को
अवशोषित करके उसका कुछ भाग का यांत्रिक कार्य करता है और बाकी क्या करता है, सिंक को परित्याग कर देता है, कार्यकारी पदार्थ कहलाता है। अब भाप इंजन में अगर हम पूछें, भाप इंजन में जल की भाप और डीजल इंजन में डीजल की वाष्प और वायु का मिश्रण कार्यकारी पदार्थ के रूप में काम आता है या वर्क करता है। माना एक ऊष्मा इंजन कार्यकारी पदार्थ स्रोत से कितने, जब स्रोत का ताप है T1 तो उससे बच्चा कितनी Q1 ऊष्मा लेता है और इस Q1 ऊष्मा का क्या करता है, कुछ जो ऊष्मा का भाग है उसका कार्य करता है और बाकी बच्चा क्या करता है, सिंक को Q2 ऊष्मा के रूप में टेम्परेचर T2 पर, क्योंकि अब टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, T2 पर क्या करेगा, वापस कर देता है। अब भाई अब फिर से क्या करता है, अपनी पुनः अवस्था में वापस आ जाता है। तो पूरा एक साइकिल हो गया। तो एक चक्र में की गई जो हमारी अवशोषित परिणामी ऊष्मा है वो dq बराबर q1 माइनस बच्चा क्या हो गई, q2 हो गई। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमारा कार्यकारी पदार्थ वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं, इसका मतलब जीरो होगा। जब कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ तो जीरो होगा। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देंगे, अगर बाहर से कुछ ऊष्मा देंगे तो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि, बाकी का कार्य होगा। ठीक है, ये पहला नियम है। तो आंतरिक ऊर्जा का हमने मान क्या रख दिया, यहाँ पर बच्चा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जीरो। तो हम क्या कहेंगे कि dq बराबर किसके होगा, w के होगा। इसको समीकरण 1 बनाए, हमने कह दिया समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में हमें dq की जगह क्या रख देना, w रख देना है। तो dq की जगह w रख दिया तो q1 माइनस क्या आ गया, q2 आ गया। अब हमें बच्चा क्या है, अब हमें ऊष्मा इंजन की दक्षता निकालनी है। तो ऊष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है कि कार्यकारी पदार्थ द्वारा क्या एक चक्र में किया गया कार्य तथा स्रोत द्वारा प्रति चक्र ली गई ऊष्मा। तो प्रति चक्र स्रोत से कितनी Q1 ऊष्मा ली गई, तो Q1 ऊष्मा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ईटा के बराबर होता है। यानी कि दक्षता ईटा के बच्चा क्या होता है, बराबर होता है। तो हम एक बार फिर पुनः कहेंगे किस प्रकार इसे परिभाषित करते हैं दक्षता को, कि किसी कार्यकारी पदार्थ द्वारा एक चक्र में किया गया कार्य तथा प्रति चक्र स्रोत से ली गई, या कहो एक चक्र में, प्रति चक्र रखो ज्यादा बढ़िया रहेगा, प्रति चक्र स्रोत से ली गई ऊष्मा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, ऊष्मा इंजन की दक्षता ईटा के बराबर होता है। फिर बच्चा हमने क्या किया, W का मान निकाले थे, वो Q1 माइनस Q2 बटे Q1 रख दिया। इसको हम लिख सकते हैं Q1 बटा Q1, Q2 बटा Q1। Q1 मर गया तो बचा क्या, 1 माइनस Q2 बटे Q1। और अगर प्रतिशत में लिखना है तो सब उसे क्या कर देंगे, हमने कहा गुणा कर देंगे। तो ये बच्चा था हमारा ऊष्मा इंजन। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।